सोना में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट है हमारे साथ अविनाश गोरखकर, गौरव बिस्सा और मानस जायसवाल। एसजीएक्स 50 आ चुका है निशान में, लेकिन सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर है। सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, बाकी बाजारों को देखिए, जापान, हांगकांग, अब तो चाइना भी ऊपर आ गया है। देखिए निक्के में है 1% की मजबूती, शंघाई 4 पॉइंट ऊपर हो गया है, कोस्ट भी ऊपर आ गया है, ताइवान, ये तमाम शेयर इंडेक्स जो लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे। और सबसे बढ़िया हांगकांग 1.5%, 1.25% ऊपर नजर आ रहा है। तो 40 पॉइंट से ज्यादा की 50 पॉइंट के आसपास की जो कमजोरी एसजीएक्स निफ्टी में थी, वहां से हम रिकवर होकर ऊपर की तरफ आ गए। तो कुल मिलाकर एक पॉजिटिव शुरुआत होने के आसार तो इस वक्त बनते हुए दिख रहे हैं भारतीय बाजारों में। और हम सुबह से यही बात कर रहे थे कि एशियाई बाजारों पर ज्यादा फोकस रहता है आजकल भारतीय बाजारों का, तो अमेरिका की कमजोर क्लोजिंग को भूलकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये है रुझान इस वक्त। एक और स्टॉक जहां पर थोड़ा एक्शन हो सकता है वो है नीलकमल। नतीजे काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं। आपके रडार पर है अविनाश? इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं क्योंकि ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको शायद कच्चे तेल के गिरे हुए दामों का बड़ा फायदा मिल रहा है, मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। मैं देख रहा था मुनाफा 21 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ के आसपास, और आय हालांकि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, 490 करोड़ से 502 करोड़। क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से डेफिनेटली मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट इसलिए आया क्योंकि इनपुट कॉस्ट कम हो चुके हैं और बॉटम लाइन पे ये पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होता है। मुझे लग रहा है कि आने वाले साल में भी डेफिनेटली अगर हम ओवरऑल ग्रोथ देखें तो अगर होपफुली मानसून अगर अच्छा होता है तो इनका ज्यादातर बिजनेस एफएमसीजी सेक्टर से आता है। क्लियरली क्रेड्स बनाते हैं, मोल्डेड फर्नीचर बनाते हैं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ऑल्दो स्टॉक काफी एक्सपेंसिव है, इतना सस्ता नहीं है, बट ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस देखें अर्निंग्स की तो मुझे लग रहा है कि 15-16% की अर्निंग्स डेफिनेटली FY17 में आएगी। तो डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रखें। वारी एग्रो इसमें कमजोर नंबर्स पेश किए हैं। आप देखिए ये मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। 11 करोड़ रुपए का मुनाफा था, 22 करोड़ रुपए का लॉस इन्होंने पेश किया है। तो ये एक एक्सीडेंट आज हो सकता है। इस शेयर पर नजर रखिएगा, इनके नंबर्स बेहद कमजोरी भरे। ग्लॉस्टर एक और ऐसी कंपनी है जिसके नंबर्स काफी कमजोर आए हैं, 5% का मुनाफा यहां घटा है। वीडियोकॉन के नंबर्स कमजोर आए हैं। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं। रिलैक्सो फुटवेयर जिसके नंबर्स कमजोर आए हैं, जहां पर आज नजर रहने वाली है। और इस समय देखिए भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन में जो शुरुआत हुई है वो मजबूती के साथ हो रही है। करीब करीब 23 अंकों पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है और सेंसेक्स में भी इतनी ही बढ़त देखने को मिल रही है। तो शुरुआत थोड़ी अच्छी हो सकती है। थैंक्स कहना चाहिए एशियाई बाजारों को। बिल्कुल, एशियाई बाजारों की रिकवरी साफ तौर पर काम आती दिख रही है भारतीय बाजारों के लिए, और वहीं से एक मजबूत शुरुआत के संकेत में। लेकिन रुपए की कमजोरी ये एक नेगेटिव फैक्टर है जो अब 67 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। 66-90 ये है लेवल रुपए का। आज फिर से 14% के आसपास की कमजोरी के साथ शुरुआत की। तो डॉलर कमजोर है, उसके बावजूद रुपए में मजबूती नहीं लौटती दिख रही है। दरअसल डॉलर आप देखिए पिछले 2 हफ्तों के हाईज पर पहुंच गया है और इस बार फिर से ये बात हो रही है कि कहीं यूएस में जो है रेट हाइक ना होना शुरू हो जाए, क्योंकि जो डेटा आया शुक्रवार को वो थोड़ा सा अच्छा है। और आप देखिए पिछले हफ्ते 23 पैसे कमजोर था रुपया और पिछले 2 हफ्तों में करीब करीब 44 पैसे की कमजोरी रुपए में देखी जा चुकी है। तो 2 हफ्तों से रुपया कमजोर है और डॉलर ने अब वापस से थोड़ी सी मजबूती दिखानी शुरू कर दी है। तो ये एक चिंता की बात है आज साफ तौर पर, जिससे भारतीय बाजारों को जूझना पड़ेगा और खासतौर से रुपए ने एक कमजोर शुरुआत इस समय जरूर दिखाई है। लेकिन हमें नजर रहने वाली है उन बैंक्स पर जिनके नंबर्स आए हैं, 6 PSU बैंक। और आप देखिए इस समय प्री ओपनिंग सेशन में किस तरह से ये ट्रेड कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्कुल सपाट कारोबार करता हुआ, सेंट्रल बैंक में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, 10% नीचे इस समय। इलाहाबाद बैंक में 3% की कमजोरी देखने को मिल सकती है। यूनियन बैंक और बाकी सारे बैंक्स भी देखिए, यूनियन बैंक हालांकि इकलौता बैंक है जिसने 97 करोड़ रुपीज का मुनाफा पेश किया है, लेकिन अगर आप देखें पिछले साल के मुकाबले 78% घटा है इनका मुनाफा। तो यूनियन बैंक भी है एक ऐसा बैंक है जहां पर दबाव देखने को मिलेगा। आज PSU बैंक्स प्रेशर में रह सकते हैं साफ तौर पर। बिल्कुल, तो ये तमाम स्टॉक्स आज एक्शन में और प्रेशर में रह सकते हैं। इस बीच बता दूं आपको, बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक किस तरह का कारोबार करता दिखा है प्री ओपनिंग सेशन में। बैंक ऑफ बड़ौदा पर रखिए नजर। यहाँ पर आप देखिए 1% के आसपास का नुकसान इस वक्त दिख रहा है, तो कोई खास रुझान नहीं। BF यूटिलिटीज एक और स्टॉक है जो आज नतीजे पेश करने वाला है। प्री ओपनिंग सेशन में लगभग 2% मजबूत मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है इस वक्त। ये नतीजों के पहले यहाँ पर भी थोड़ी तेजी की तरफ एक्शन होता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक उज्जीवन जो 3-3.5% मजबूत दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में, और ये स्टॉक लिस्टिंग के बाद से लगातार तेजी के मूड में आता हुआ नजर आ रहा है। अविनाश, ट्रैक करते हैं आप इस लिस्टिंग के बाद से? मेरे ख्याल से शुक्रवार को जो लेवल बनाया वो हाईएस्ट लेवल है, या क्या ये समझना ठीक है कि
शुरुआत में जिसको बेच कर निकलना था निकल गए, और 250 रुपए के लेवल पर भी खरीदने लायक है ये? नहीं, मुझे लग रहा है खरीदने लायक है। अगर हम रिलेटिव टर्म्स में अगर एसकेएस का परफॉर्मेंस देखें और अगर हम इक्विटास का परफॉर्मेंस देखें तो मुझे लग रहा है कि उज्जीवन इक्विटास से भी बेहतर बिजनेस मॉडल कंट्रोल करता है, और इनकी ज्योग्राफिकल रीच सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है। इनफैक्ट इक्विटास की ज्यादातर जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है वो साउथ में है, तो वहां पे थोड़े बहुत कंसर्न्स हो सकते हैं। लेकिन अगर हम उज्जीवन की बात करें तो नॉट ओनली उनका AUM बट उनका ज्योग्राफिकल बेस काफी वेल स्प्रेड आउट है, पैन इंडिया है। तो मुझे लग रहा है कि होपफुली मार्केट्स इस कंपनी की जो क्वार्टरली नंबर्स है वहां पे नजर रखेगी। इक्विटास ने ऑलरेडी काफी अच्छा नंबर पहले क्वार्टर में लिस्टिंग के बाद दिया है, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अगर थोड़ा सा लंबा समय के लिए माइक्रो फाइनेंस में एक्सपोजर लेना चाहे तो मेरे ख्याल से दिस विल बी अ गुड चॉइस। अगर हम एसकेएस से कंपेयर करें तो वैल्यूएशंस के हिसाब से उज्जीवन में अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। ओके, ये है राय इन तमाम शेयरों पर। आपके लिए खास तौर से उज्जीवन और दूसरे NBFC और माइक्रो फाइनेंस कंपनी की दमदार परफॉर्मेंस आती दिख रही। तमाम NBFC देखिए, चोला, कैपिटल फर्स्ट, M&M फाइनेंस, LIC हाउसिंग, लगभग सारी ये NBFC ने अच्छे नतीजे पेश किए। तो अब देखते हैं आज आगे किस तरह का रुझान बनता है निवेश के लिहाज से। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से आज आपके लिए कहां है मौके? स्टॉक 2020 की टॉप 20 ट्रेडिंग कॉल्स आज आपके लिए हमारे दो कैप्टन की तरफ से, नीरज वाजपेयी और डिम्पी कालरा। पूरी टीम पर नजर डालते हैं। मेरी टीम में देखिए खरीदारी और बिकवाली के दोनों शेयर हैं। रिलायंस डिफेंस अच्छे नतीजों में खरीदारी करी है, वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक बेहद कमजोर नतीजे हैं, तीनों में बिकवाली की सलाह। लेकिन अवध शुगर शानदार नतीजों में खरीदारी करी है। HOEC में भी बेहतरीन नतीजे हैं, इसलिए खरीदारी की सलाह है। महामाया स्टील एक बढ़िया पिक है, सिलेक्टर्स को लगता है यहाँ से रिवाइवल है, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। यूनाइटेड ब्रूवरीज रिजल्ट से बाजार खुश नहीं है, इसलिए वहां पर बिकवाली की सलाह है। लेकिन फ्रीट के तौर पर बालाजी टेली शानदार नंबर की एक्सपेक्टेशन से कल इससे खरीदारी की सलाह, और कैपिटल फर्स्ट स्टेलर परफॉर्मेंस नतीजों के लिहाज से खरीदारी की सलाह। फटाफट से 10 के 10 शेयर देखें, इसमें हमने भी आज मिक्स से रखा, कुछ बाय और कुछ सेल के काउंटर्स है। इंद्रप्रस्थ मेडिकल जिसके रिजल्ट्स आने काफी शानदार हैं और IPR का बेनिफिट भी इसको मिलेगा। ल्यूपिन भी इसी वजह से रखा गया कि IPR जो पॉलिसी कैबिनेट ने क्लियर की है उसका फायदा इसके अकाउंट में आएगा। डीलिंग को आने वाले दिनों में काफी अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, न केवल भारत से बल्कि आने वाले दिनों में जर्मनी से भी अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं जहां पे सप्लाई कर सकती है कंपनी, करती है, तो इसका फायदा होगा। IGL के अच्छे रिजल्ट्स आए हर लिहाज से, इसलिए इसको बाय के तौर पर रखा। लेकिन JSW स्टील चाइना का जो आउटपुट डाटा खराब है उसका नुकसान झेलेगा। सुजलॉन के अंदर भारत तीसरा ऐसा देश होगा जो कि अट्रैक्टिव है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो फायदा इसको भी मिलेगा। सिंडिकेट बैंक इसके रिजल्ट्स खराब, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया उम्मीद है कि इसके रिजल्ट्स खराब आएंगे, और साथ ही तिरुमलाई केमिकल्स पे बाय करके चले क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छे आए हैं, और साथ ही त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे भी आपको बाय ही करना होगा क्योंकि यहां पर भी अच्छे रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। तो तमाम ऐसे इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज हैं जो आज आपको मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं इंट्राडे में। लेकिन आप देखिए आज सबसे अच्छी तेजी अगर कोई एक सेक्टर दिखाने वाला है तो शुगर सेक्टर है। अपर गैंजेस ने जिस तरह से अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, 9.5% मजबूती के साथ ये शेयर खुलेगा, और अवध शुगर में भी 4% की तेजी के साथ होगी ओपनिंग। साथ ही तिरुमलाई 5% मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। तो अच्छे नंबर्स पर आज काफी सारे शेयर हैं जो तेजी दिखाएंगे। नीलकमल जिसका जिक्र अभी अनिल कर रहे थे 3% मजबूती के साथ ये खुलेगा। ताज जीवी के घाटे से मुनाफे में आई है, ये शेयर भी देखिए प्री ओपनिंग सेशन में दिखा रहा है कि 3% के आसपास की शुरुआत आज हो सकती है। इसके अलावा IGL जिसका जिक्र अभी डिम्पी कर रहे थे, आप देखिए ये भी अच्छे नतीजे पेश किया है, इसमें भी एक तेजी देखने को मिलेगी। तो लिस्ट काफी लंबी है हिट्स एंड मिसेस की। अब हिट्स की बात हमने करी, मिसेस में तो साफ तौर पर सबको पता है आज PSU बैंक्स में डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा। शुक्र है बाजार का मूड थोड़ा सुधर गया है, वरना कट थोड़ा ज्यादा बड़ा हो सकता था। इलाहाबाद बैंक फिर भी 3% नीचे खुलने के संकेत देता हुआ। यूनियन बैंक, देना बैंक, सेंट्रल बैंक, ये तमाम ऐसे बैंक्स हैं जहां पर आज लाल निशान के साथ ओपनिंग होगी, ये संकेत मिल रहे हैं। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, खास तौर पर बैंक्स पर उनकी क्या राय है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नियति। हाय, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस? खराब नंबर पेश किए थे बैंक ऑफ बड़ौदा ने, मगर ब्रोकरेजेस यहाँ पे अपबीट हैं क्योंकि जिस तरह से मैनेजमेंट ने डिटेल प्लान बताया है कि वो किस तरह से अपने NPA कम करेंगे और आगे जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है उन पर उनको भरोसा है। उसके बाद ज्यादातर ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट प्राइस इंक्रीज किए हैं। अंडर परफॉर्म का हालांकि रेटिंग मैक्वारी मेंटेन करा है, इनफैक्ट सबने रेटिंग्स मेंटेन किए हैं। टारगेट प्राइस इनका 90 रुपए का था जिसे अब ये बढ़ा
बढ़ा करके 120 कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा भाव से अभी भी 23% का डाउन साइड ही दिखा रहा है। CLSA आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन कर रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने 130 का था, जिसे बढ़ा करके 170 का कर दिया है। मौजूदा भाव से 10% की तेजी ये शेयर दिखा सकता है। सिटी को भरोसा है, जिस तरह से मैनेजमेंट में डायरेक्शन दिया है उस पे ये पॉजिटिव है। किसी भी गिरावट में आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। मेंटेन करें अपने निवेश करने की सलाह, और 185 तक का लक्ष्य इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए दिया है। मगर कंसेंसस कट्स हैं यूनियन बैंक के लिए। CLSA मेंटेन कर रहा है अपने बिकवाली की सलाह। 100 रुपए का इनका टारगेट है। अगले 2 साल के EPS अनुमान उन्होंने 7 से 8% घटा दिए हैं। डॉइचे बैंक भी अपना लक्ष्य 125 से घटा करके 120 का कर रहा है। मेंटेन करें अपनी होल्ड करने की सलाह, और मुनाफे के अनुमान में इन्होंने 1 से 8% की गिरावट दी है अगले 2 साल के लिए। ओके, इनके अलावा और कौन से स्टॉक्स है जहां पर रिपोर्ट्स आज आई है वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट्स के दम पर एक्शन दिखने वाला है उस पर भी नजर रखनी जरूरी है। हम देखना होगा कि आज बैंक ऑफ बड़ौदा इन सब ब्रोकरेज हाउसेज जो नियति ने बताए हैं, जो तेजी वाले कॉल्स हैं उसके ऊपर रिएक्ट करता है, या फिर मॉर्गन स्टैनली ने जो राय दी है उन्होंने देखिए लक्ष्य घटाया है उसके ऊपर एक तरफ है, बाकी सब एक तरफ। इस बार बिल्कुल इंटरेस्टिंग रहने वाला है। 3% नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। देखिए प्री ओपनिंग सेशन अब सेटल हो चुका है और इस शेयर पर सबकी नजर रहेगी। आपको एक बार बता दूं, मॉर्गन ने दरअसल डाउनग्रेड किया है, अंडरवेट की रेटिंग दी है, 145 से लक्ष्य घटाकर 130 रुपए कर दिया है। ये बताइए अगर इन्हीं लेवल्स पर खुलता है गौरव, तो क्या करना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा में? देखिए इसमें अगर पहले मैं सिर्फ लॉन्ग की बात करूंगा, अगर इसमें मैं लॉन्ग पोजीशन भी अगर मुझे क्रिएट करनी है तो लेवल्स पे नहीं कहूंगा, 160 के ऊपर करूंगा, क्योंकि वहीं से ट्रेडिंग शॉर्ट्स बनते हुए देखे गए हैं बार बार। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अग्रेसिवली शॉर्ट्स पहले भी नहीं बने हैं, तो मुझे लगता है स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन 2 लेवल से बाय करने के लिए, या तो मैं अराउंड अबाउट 145-148 के अराउंड बाय करूंगा। मैं वहां पे ऑप्शंस की मैं रणनीति बाय करने के लिए सलाह दूंगा मैं, क्योंकि वहां पे वो थोड़ा सॉफ्ट रहेगा लेवल्स वगैरह भी। 160 के ऊपर आता है तो आप इसको फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं। आपको यहाँ से 5 to 7% जंप एक इजी स्मूथ रेट आपको देखने मिल सकते हैं। 145-148 के अराउंड 150 का कॉल ऑप्शन बाय कीजिए, वो बेहतर होगा। कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना ज्यादा ठीक रहेगा इस वक्त। लेकिन प्री ओपनिंग सेशन सेटल होकर 16 अंक ऊपर दिख रहा है निफ्टी पर और 40 अंक ऊपर दिख रहा है सेंसेक्स पर, और बैंक निफ्टी भी इंटरेस्टिंगली हरे निशान में नजर आ रहा है। और उसकी वजह यह कि बैंक ऑफ बड़ौदा 3% कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद अगर बैंक निफ्टी हरे निशान में, तो ICICI बैंक जैसे दिग्गजों से थोड़ा सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। चूंकि बैंक निफ्टी पर मानस आप खरीदारी करने की राय दे रहे थे, कोई प्राइवेट बैंक जो आप तेजी करना चाहें? देखिए मैं सबसे बेहतरीन स्टॉक समझता हूं कोटक बैंक को। ये जरूर है कि पिछले 2 दिनों में गिरावट देखी गई है, बट ये गिरावट एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट हमें लॉन्ग टर्म चार्ट पे दिखा है, तो पॉसिबल है कि करंट लेवल्स पे अगर बाई किया जाए और 675-670 के स्टॉप लॉस रखे जाए, तो शायद आने वाले टाइम में हमें 750 और 770 के लेवल्स देखने को वापस मिले। तो अगर प्रेफरेंस डिसाइड करनी हो तो डेफिनेटली वो कोटक बैंक रहेगा। आज भी आयशर मोटर के शेयर पर नजर होगी। ये बताइए आपने किस तरह से रीड किया? प्रमोटर्स ने बेचा, प्रमोटर्स कह रहे हैं खुद के पर्सनल यूज के लिए उन्होंने हिस्सेदारी बेची है, और हमने देखा कुछ FIs ने यहाँ पर खरीदारी करी। आयशर मोटर में अब कैसे आप अप्रोच करेंगे? क्या खरीदना चाहिए शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए, या इंतजार करेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि हेमंत ये जो 4% की बिकवाली प्रमोटर्स ने की है, मेरे ख्याल से उन्होंने ये बात क्लियर की है कि इसके बाद ऐसा करेंगे नहीं। और अगर हम लास्ट 10 साल की ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो काफी वेल्थ क्रिएशन शेयर होल्डर्स के लिए मैनेजमेंट ने किया है। इनकी बिजनेस मॉडल बहुत ही रोबस्ट है। नॉट ओनली 2 व्हीलर्स जो एनफील्ड बाइक्स इनकी वेटिंग पीरियड काफी लंबी है, लेकिन अगर कमर्शियल व्हीकल बिजनेस देखें तो वो अभी अपस्विंग साइकिल पे, और यहाँ पे अभी तक हमने काफी कोई बड़ा मुनाफा देखा नहीं है। तो होपफुली FY17 में इसका भी डेफिनेटली आपको एक इंडिकेशन मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये बात जिस दिन हुई उस दिन खत्म हुई। आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कोई बड़ी ऑपरेशनली कोई कंसर्न हमको बिजनेस में दिखती है। तो आई थिंक डेफिनेटली वर्दी बाय किसी को 1 साल 1.5 साल का नजरिया है तो बहुत ही बेहतरीन ब्लू चिप है। ओके, तो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है खरीदारी करने के लिए। आज से 1-2 साल के लिए आयशर मोटर्स में धीरे धीरे खरीदारी करने का मौका ढूंढे। लेकिन खरीदारी का मौका एक और स्टॉक में दिख रहा है मानस को अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक के तौर पर, और वो है PFC, जो कि स्टार परफॉर्मर कहा जा सकता है। शुक्रवार का 5% के आसपास की मजबूती के साथ बंद हुआ। मानस इन लेवल्स पर भी तेजी करनी चाहिए?
बिल्कुल तेजी करनी चाहिए। देखिए पिछले 2 मंथ से स्टॉक 165 के आसपास सपोर्ट ले रहा है और इस बार भी 165 पे सपोर्ट लेने के बाद वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, जब स्टॉक 50 दिनों को मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है फ्राइडे सेशन में। तो बिल्कुल यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। मैं समझता हूँ 185 के टारगेट्स पॉसिबल हैं, 168 का स्टॉप लॉस रखे और लॉन्ग पोजीशन बनाए। ओके, चलिए तो ये आए पीएफसी के स्टॉक पर। और अब आप देखिए काफी सारे शेयर हैं जो मजबूती के साथ खुलेंगे। रिलायंस डिफेंस जैसे शेयर, बालाजी टेली, डेक्कन गोल्ड माइन, कुछ छोटे मझौली कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। फिलिप्स कार्बन के नंबर्स आए थे और ये शेयर भी 1% मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। प्राज इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड ब्रूरीज, नंबर्स तो ठीक नहीं दिख रहे थे, लेकिन आप देखिए ये शेयर भी हरे निशान के साथ खुलने के संकेत इस समय देता हुआ। कैपिटल फर्स्ट ये भी हरे निशान के साथ खुलेगा। तो ये तमाम ऐसे काउंटर्स हैं जिनके नंबर्स आए थे और यहां पर रिएक्शन देखने को मिलेगा। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, ये तमाम ऐसे बैंक्स हैं जो कमजोरी के साथ आज खुलेंगे। एसीसी और आईटीसी भी नरमी के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये शेयर हैं जहां पर एक्शन रहने वाला है। लेकिन एक और स्टॉक साउथ इंडियन बैंक जो मानस ने चुरा है खरीदारी करने के लिहाज से। मानस बताइए क्या टारगेट्स हैं इसके लिए? देखिए बहुत क्लियर ब्रेकआउट है, जहां पर स्टॉक पिछले करीब 4-5 मंथ से 18 रुपीज 50 पैसे के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। कल ये फ्राइडे को ये लेवल्स ब्रेक हुए हैं 100 दिनों को मूविंग एवरेज के ऊपर, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक निकला है। तो पॉसिबल है कि स्टॉक 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 20 रुपए के आसपास है उसको टेस्ट करे, तो वो हमारे टारगेट रहेंगे। स्टॉप लॉस 17 रुपए 90 पैसे के रहेंगे। ओके, तो ये है राय इस वक्त साफ तौर पर इन तमाम शेयरों पर जहां पर एक्शन रहने वाला है। एक्शन की शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन के बाद। अब कंटिन्यूस सेशन से और प्री ओपनिंग सेशन से संकेत बेहद मजबूती का। वजह साफ है, जब आपके सामने एशियाई बाजारों की शानदार रिकवरी हो। निक्केई देखिए 200 अंक ऊपर हो चुका है, हांगकांग 235 अंक ऊपर है, बाकी फिलीपींस, थाईलैंड, कॉस्पी, ताइवान, तमाम बाजार ऊपर है और शंघाई के बाजार भी लाल से हरे निशान में लौटते हुए दिखे। तो अमेरिका की कमजोरी से उभरकर एशियाई बाजारों ने दमदार शुरुआत करने का फैसला किया और भारतीय बाजारों ने रुपए की कमजोरी को भी नजरअंदाज किया और उसके बाद एक अच्छी मजबूती और खासतौर से तमाम सरकारी बैंक जो कमजोर नतीजे पेश करते नजर आए उनकी कमजोरी को भी नजरअंदाज करते हुए तमाम नेगेटिव फैक्टर्स को छोड़कर हरे निशान में खुले। लेकिन बड़ा सवाल है कि खुल तो जाएंगे, किन लेवल्स के आसपास जाकर यू टर्न लेंगे या फिर टिकेंगे ऊपरी स्तरों पर। पहली देखा आपकी सुंदर 45 अंकों पर शुरुआत हुई है यहाँ पर निफ्टी में, सेंसेक्स में, और 15 अंकों पर खुलता हुआ निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी ने लाल निशान के साथ शुरुआत की और इसकी वजह है बैंक ऑफ बड़ौदा 3.5% कमजोर, 150 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हीरो मोटोकॉर्प में है नुकसान 1% का, सिप्ला कमजोर है 0.5%, एसबीआई में 0.5% का नुकसान। ये स्टॉक से जो एक्शन में कमजोरी बढ़ती हुई बैंक ऑफ बड़ौदा की 4.5% नीचे अब होता हुआ दिख रहा है। तो यही स्टॉक है जो सबसे ज्यादा दबाव बना रहा है बाजार पर। लेकिन बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट कारोबार करता हुआ दिख रहा है। अदानी पोर्ट 1.5% ऊपर, टाटा मोटर्स 1.5% ऊपर, आईटीसी, हिंडाल्को जैसे शेयरों में खरीदारी। आयशर मोटर्स जैसा कि अविनाश कह रहे थे कि धीरे धीरे खरीदारी कीजिए, होती दिख रही है। 1% के आसपास की तेजी आयशर मोटर्स में अब बनती हुई दिख रही है। टाटा मोटर्स भी मजबूत है, तो ऑटो स्टॉक्स में चुनिंदा खरीदारी का माहौल इस वक्त बनता हुआ दिख रहा है। सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 100 अंक ऊपर और निफ्टी 27 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। आइए वायदा कारोबार के शेयर बता दूं। टॉप लूजर है 4% से ज्यादा के नुकसान के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा और उसके ठीक पीछे वो तमाम शेयर जिन्होंने नतीजे पेश किए, यूनियन, इलाहाबाद और इसके अलावा पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, ये सारे शेयर हैं जो आज कमजोर शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। मजबूत क्या है? अदानी पोर्ट, डॉक्टर रेड्डीज, डॉक्टर रेड्डीज में 2% का उछाल, ये इंटरेस्टिंग है। नतीजे के बाद पहली बार एक अच्छी मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। आईटीसी 1% ऊपर, जीएमआर इंफ्रा के लिए कुछ पॉजिटिव खबरें, 1.25% के आसपास की मजबूती यहां पर आती दिखे। तो ये है रुझान इस वक्त बाजार का। बैंक निफ्टी पर रखी नजर, कमजोरी बढ़ती हुई 50 अंक नीचे। बिल्कुल, और 10 गिरने वाले शेयरों में अगर आप देखें एफएनओ में तो 8 तो दरअसल पीएसयू बैंक ही हैं। तो पीएसयू बैंक इंडेक्स पर भी नजर रखिए, ये वो ऐसा सूचकांक है जो सबसे ज्यादा प्रेशर आज दिखा रहा है। बैंक निफ्टी से ज्यादा गिरावट आप देखिए पीएसयू बैंक इंडेक्स में देखने को मिल रही है, करीब करीब 2% नीचे बैंक निफ्टी में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग शेयरों का वेटेज ज्यादा बड़ा है, इसीलिए वो इतना गिरा हुआ नहीं दिख रहा आपको। लेकिन ये सूचकांक सही तस्वीर इस समय पेश कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 4% की गिरावट, यूनियन बैंक, अब पीएनबी के नंबर्स आने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आएंगे ये नंबर्स बुधवार को। लोग यहां पर बिकवाली कर रहे हैं। एसबीआई में लोग शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं इन तमाम बैंक्स को देखने के बाद जिन्होंने कमजोर नंबर्स पेश किए हैं। तो
पीएसयू बैंकों के लिए आज का दिन बेहद मुश्किल भरा रहने वाला है। लेकिन आप देखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने पिछले हफ्ते से एक अच्छी शुरुआत दिखानी शुरू की थी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आज भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 2% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ एफएनओ का टॉप गेनर इस समय दरअसल यही है। इसके अलावा थिरुमराई के नंबर्स अच्छे थे, 11% का इजाफा। ताज जीवी के घाटे से मुनाफे में आई, यहां पर 5.5% की तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देखिए, शुगर कंपनियां अपर गैंजेस 4% ऊपर, एक्सो नोबल जिसका जिक्र हम बाजार खुलने से पहले कर रहे थे, पेंट कंपनी यहां पर 4% तक की तेजी देखने को मिल रही है। फिलिप्स कार्बन ब्लैक 2.5% ऊपर नतीजों के बाद, और रिलायंस डिफेंस भी नंबर्स के बाद मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां अच्छी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। जुआरी ग्लोबल ने कमजोर नंबर्स पेश किए हैं, ये शेयर 4% की गिरावट इस समय आपको दिखा रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अर्निंग्स के दम पर रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और कमजोरी अब बढ़ती दिख रही। बैंक ऑफ बड़ौदा में 5% का नुकसान हो चुका है। नतीजों के दम पर कुछ और स्टॉक्स इनफैक्ट अब लाल निशान में फिसलने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। बाजार तो 7,850 को पार नहीं कर पाए, ये एक बड़ी दिक्कत की बात है। और इस वक्त अगर आप देखें तो नतीजों के दम पर कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में दिख रहे हैं। एचओवी सर्विसेज 9% नीचे ये दिख रहा है नतीजों के बाद, ये स्टॉक तेज कट दिखाता हुआ। रिलैक्सो फुटवेयर 8% नीचे है। जुआरी एग्रो 8% नीचे है। बैंक ऑफ बड़ौदा में नुकसान 5.5-6% का। सेंट्रल बैंक, देना यूनियन, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो नीचे गिरते हुए दिख रहे हैं। तिरुमलाई केमिकल्स 10% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है। जी लर्न ये 5% ऊपर है। नीलकमल 5% ऊपर है। ताज जीवी के जिसकी बात आप कर रहे थे अहमद, 5% ऊपर ये स्टॉक हो चुका है। पॉली मेडिक्योर, इसने भी नतीजे अपने पेश किए, ये भी अच्छा मजबूत दिख रहा है। लेकिन लाल निशान में आप फिसलते हुए सेंसेक्स और निफ्टी, और कमजोरी पूरी तरह से बैंक निफ्टी से आती हुई दिख रही है। 125 अंकों का नुकसान बैंक निफ्टी में, 1% का बड़ा कट, तो यहां पर बड़ा प्रेशर है। लेकिन बस मिड कैप इंडेक्स है जो हरे निशान में इस समय बना हुआ है, देखना होगा कितनी देर तक और ये टिकता है। डेक्कन गोल्ड माइन करीब 5.5% बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। कुछ छोटे मजे वाले शेयर हैं जहां एक्शन है। एसडीआर अपनी जो सब्सिडरी का इन्होंने किया, जीएमआर इंफ्रा ने, वो शेयर देखिए मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। रेमंड ने 20% स्टेक बेचा अप्रैल बिजनेस में, इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। तो कुछ शेयरों में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। बहरहाल इस समय आप देखिए मिड कैप इंडेक्स भी लाल निशान में आ चुके हैं। तो मुश्किल से 4 मिनट की तेजी रही और उसके बाद आप देखिए अब बाजार लाल निशान में खिसकते हुए दिख रहे हैं। 7,800 के इंपॉर्टेंट स्तर के नीचे आने की तैयारी करते हुए। ऐसे में मानस, इस समय अगर निफ्टी को आपको अप्रोच करना हो तो कैसे करेंगे? यहां पर तेजी लेंगे गिरावट में, या आपको लगता है कि बेचकर चलना चाहिए उछाल में? मैं नहीं समझता कि बेच के चलना चाहिए। मैं केवल इतना समझता हूं कि अगर किसी के पास लॉन्ग है तो 7775 का स्टॉप लॉस रखें, और अगर फ्रेश लॉन्ग बनाने हैं तो 7820 का इंतजार करें। 7820 के ऊपर जब भी निफ्टी निकले तो लॉन्ग बनाएं और अपने स्टॉप लॉस 7775 के नीचे रखें। 7750, 7,750 के नीचे स्टॉप लॉस रखे। 7,800 के अहम लेवल पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और बैंक ऑफ बड़ौदा की कमजोरी लगातार बढ़ती दिख रही है। अब 6% स्टॉक नीचे है और ओपन इंटरेस्ट में 4% की बढ़त है। तो शॉर्ट्स और बनते दिख रहे हैं आज के सेशन में, ये संकेत साफ तौर पर आपको नजर आएगा। लेकिन एक और स्टॉक गौरव जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूं, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, 1.25% कमजोर है आज के सेशन में। कमजोरी के साथ फिर से शुरुआत की है और ओपन इंटरेस्ट में 60,000 शेयर जुड़े हैं। क्या मंदी की पोजीशन बनानी चाहिए इस काउंटर पर? देखिए, बना तो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको जो सपोर्ट्स है अच्छे, वो है 780 के आसपास के। तो अगर किसी को 30 रुपीज के आसपास के अगर टारगेट्स चाहिए तो आप 840, 845 के स्टॉप लॉस, आप 835 के स्टॉप लॉस आप इसको सेल कर सकते हैं। इसमें 785, 790 का इसमें आप लक्ष्य रखिए। इसमें शॉर्ट पोजीशंस बनी जरूर है, अग्रेसिव लेवल तक नहीं हो रहा है और मोमेंटम में नहीं है। मैं ये कहूँगा कि हाई बीटा नहीं, तो अगर यहाँ से 50-60 पॉइंट्स का कट आता भी है तो वो उसको और एक्स्ट्रा पुश दे, ऐसा मुझे नहीं लगता इसमें होगा। तो इंडिविजुअल लेवल्स पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़े बहुत शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। एक सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन आज दिखा रहा है वो दरअसल फार्मा सेक्टर है। डॉक्टर रेड्डीज देखिए अब करीब 3.25% की मजबूती दिखा रहा है। ग्लेनमार्क देखिए 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ। ल्यूपिन में तेजी देखने को मिल रही है। बायोकॉन मजबूत है। सन फार्मा में 0.5% की तेजी है। तो ये एक सेक्टर है जहां पर तेजी की पोजीशंस इस समय बन रही है। तो जब बाजार में घबराहट हो, लोग फार्मा शेयर खरीदना चाहते हैं। बताइए, कईयों के नतीजे आ चुके हैं, कोई फार्मा शेयर जो आपको लगता हो अच्छा है ट्रेडिंग के लिहाज से भी और निवेश के लिहाज से भी?
नहीं, मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद अगर हम डॉक्टर रेड्डीज को देखें तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने जो वन टाइम हिट लिया है, एक व्यू ऐसा बनता है कि शायद ये वेनेजुएला का जो वन टाइम लॉस है वो आगे नहीं आएगा, और यही दिक्कत शायद 2-3 क्वार्टर से डॉक्टर रेड्डीज में हमको देखने को मिली थी। तो शायद डॉक्टर रेड्डीज में डेफिनेटली जिस प्रकार के मार्जिन में हमने इंप्रूवमेंट देखी थी, इबिटा मार्जिन करीबन 24% हुए 21% से, और टॉप लाइन भी काफी ठीक ठाक अच्छी रही। तो होपफुली आने वाला जो क्वार्टर रहेगा और प्लस FY17 जो रहेगा वो मेरे ख्याल से हेमंत डॉक्टर रेड्डीज के लिए काफी ठीक रहेगा, इसलिए शायद थोड़ी सी बढ़त हमको ये स्टॉक में आज भी देखने को मिलेगी। ओके, तो बढ़त की वजह साफ तौर पर नतीजों के बाद माहौल थोड़ा सा अब ठीक होता दिख रहा है इस स्टॉक के लिए। तिरुमलाई केमिकल्स ये एक और स्टॉक है जो 9% मजबूत दिख रहा है। केमिकल कंपनियों के भी नंबर्स काफी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। क्या यहाँ पर भी रॉ मटेरियल कॉस्ट में जो कमी होती दिख रही है उसका असर है, और कोई केमिकल कंपनियां हैं आपके रडार पर अविनाश जहां पर आपको लगता है तेजी का मौका बन सकता है, खरीदना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक अगर इस तिरुमलाई केमिकल्स की बात करें तो ये बेसिकली इनपुट पेंट कंपनीज के लिए बनाते हैं, पैन और मैन, इनफैक्ट थाइलिक एनाड्राइड और मैलिक एनाड्राइड जो पेंट सेक्टर में जाते हैं। और ऑब्वियसली जिस प्रकार का इनपुट कॉस्ट कम हुआ है, मुझे लग रहा है कि शायद आने वाला साल भी इनके लिए अच्छा हो। अदर स्पेशलिटी केमिकल्स में अतुल मैं समझता हूं कि शायद एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर थोड़ा लंबा नजरिया ले, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट रेंज है वो नॉट ओनली एक्सपोर्ट मार्केट में काफी अच्छे मार्जिन एंजॉय करते हैं। हालांकि स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन डेफिनेटली अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अतुल और तिरुमला में आपको और थोड़ी बढ़त देखने को मिलेगी। एक और सेक्टर देखिए जो अच्छा प्रदर्शन आज दिखा रहा है फार्मा के अलावा, वो है आईटी सेक्टर। आप देखिए टेक महिंद्रा तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ, टीसीएस में 1/4% की बढ़त है, विप्रो हरे निशान में कारोबार कर रहा है, इन्फोसिस हरे निशान में कारोबार कर रहा है। तो शायद रुपए में जो कमजोरी देखने को मिल रही है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन 2 हफ्ते से अगर आप देखें लगातार, तो उसका फायदा आईटी और फार्मा सेक्टर को मिलता हुआ दिख रहा है। ये बताइए, सभी मजबूत हैं चार्ट पर, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है आपको मानस? आईटी पैक में अगर कोई शेयर आपको पसंद हो? देखिए, आईटी पैक में अगर मैं लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहूंगा तो वो टीसीएस में बनाना चाहूंगा, क्योंकि एक कंसोलिडेशन के बाद जब 200 दिनों के कंसोलिडेशन 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन देखा जा रहा था, उसके बाद 2 दिन पहले ही हमने ब्रेकआउट देखा। ये जरूर है कि लास्ट सेशन में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट फिर भी स्टॉक में 2500 और 2475 के आसपास बहुत सपोर्ट है, तो यहाँ पर लॉन्ग बनाने चाहिए। स्टॉप लॉस अपने 2475 के नीचे रखें, और स्टॉक जब भी 2560 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 2610 2625 के लेवल टेस्ट करेगा। ओके, इस बीच बाजार फिर से रिकवर करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। हरे निशान में आ चुका है मिड कैप इंडेक्स, हरे निशान में आ चुका है निफ्टी, सेंसेक्स एकदम फ्लैट करता होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये तेजी कितनी टिकेगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या बैंक निफ्टी में भी रिकवरी आती है। लेकिन बैंक निफ्टी में रिकवरी है नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी अब भी देखिए आप 115 अंक नीचे दिख रहा है। थोड़ा भले नीचे निचले स्तरों से ऊपर आया हो, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए अभी भी दिक्कत वाली बात है ही यहाँ पर। और उस लिहाज से बैंक ऑफ बड़ौदा जब 146 से 147 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, गौरव अगर किसी के पास स्टॉक है या वायदा कारोबार में किसी की तेजी की पोजीशन है, उन्हें क्या करना चाहिए? फिलहाल आप होल्ड कीजिए। मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स जो है यहाँ से 1-2 बार आपको शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला देखने मिला था, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट स्टेबलाइज भी अगर हो जाता है तो थोड़ा बहुत पुश मिल सकता है। प्रॉफिट की उम्मीद मत कीजिए, लेकिन हाँ अगर इसको रखना है तो 142 143 के स्टॉप लॉस आप होल्ड कर सकते हैं। उसके नीचे ये स्टॉक थोड़ा वीक हो जाएगा, फिर आपको एक बार 135 तक भी जाते हुए देखने मिल सकता है, लेकिन 142 के स्टॉप लॉस से आप इसको होल्ड कर सकते हैं। प्रोबेबली वापस 150 155 तक आ सकते हैं। दरअसल पीएसयू बैंक्स ने ही बाजार का मूड आज खराब किया है। देखिए 2.5% नीचे ये सूचकांक, और बैंक निफ्टी ये सूचकांक भी देखिए 0.5% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। और तीसरा सूचकांक जो नीचे है वो है एफएमसीजी इंडेक्स, एचयूएल, आईटीसी, ये दोनों स्टॉक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। इन तीनों को छोड़ दीजिए तो चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। फार्मा इंडेक्स देखिए 0.25% ऊपर है, आईटी में तेजी देखने को मिल रही है, ऑटो में मजबूती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भी देखिए थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है। तो मूड तो साफ तौर पर बैंकिंग स्टॉक्स ने ही कमजोर किया है। चलिए वक्त है हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। अविनाश, गौरव, मानस, आप तीनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बाजार एकदम फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, हरे निशान में फिर से लौटने की कोशिश होती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर स्टेबिलिटी वाला माहौल है, न ऊपर का मन बन रहा है न नीचे जाते नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी ने ही दबाव बनाया। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं बाजार के डायरेक्शन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाजार के जाने माने एक्सपर्ट उदयन मुखर्जी साहब कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उदयन सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बहुत दिन हो गए, 7,700 7,900 इस ट्रेडिंग रेंज को बाजार किसी भी तरफ पार नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है सर, और आगे का डायरेक्शन कैसा दिख रहा है आपको?
मॉर्निंग अनिल। देखिए, ये कंसोलिडेशन करेक्शन फेज चल रहा है और इससे निराश होने की कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से ट्रेडर्स को, क्योंकि आप इंडिया का परफॉर्मेंस देख रहे हैं दूसरे ग्लोबल मार्केट से। अप्रैल के जो हाइज सारे इमर्जिंग मार्केट्स ने बनाए, उस वहां से चाइनीज मार्केट कुछ 10-11% करेक्ट कर चुका है। आप मेटल्स बाजार देख ले, कमोडिटीज मार्केट देख ले, वहां पे भी स्टील, कॉपर में काफी करेक्शन आ चुका है। लेकिन इंडियन मार्केट्स अपने हाइज से, रिसेंट जो हाइज है वहां से सिर्फ 2-2.5% ही नीचे आया है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही स्ट्रांग नियर टर्म परफॉर्मेंस दिखा है इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट काफी डिफेंसिव लग रहा है ये करेक्शन में। दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में हमारे बाजार में उतना ज्यादा मंदी नहीं आया है और काफी ज्यादा मार्केट फैल चुका है। जिस दिन कुछ बड़े दिग्गज कंपनीज करेक्ट करते हैं, मिड कैप क्षेत्र में आपको काफी एक्शन देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये जो करेक्शंस आप देख रहे हैं, इसका कारण दो है, क्योंकि सारे ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ज्यादा तेजी आया था मार्च और अप्रैल के महीने में, वहां से एक करेक्शन और पुल बैक आ रहा है। अभी सारे मार्केट्स, निफ्टी भी खड़े होकर सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि ये करेक्शन कितना डीप होगा ग्लोबली, क्योंकि एफआईआई फ्लोज अभी काफी फ्लैट हो चुका है मार्च और अप्रैल के बाद। मई के महीने में देखें तो ना के बराबर है एफआईआई इनफ्लोज, तो इनफ्लोज भी कम है। ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा पुल बैक हो रहा है और निफ्टी भी खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि कब ये करेक्शन खत्म होगा और फिर से हम ये जो नियर टर्म अप ट्रेंड में है इसको रिज्यूम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 77-7800 लेवल्स पे निराश होने की कोई बात नहीं है। 7700 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो मेरे ख्याल से लोग फिर से 7,500 की पॉसिबिलिटी पे बात करेंगे और तब आप थोड़ा रीएडजस्टमेंट देखेंगे पोजीशंस पे। अभी जैसा माहौल है मार्केट में, आपको दिख ही रहा है स्क्रीन से कि लोग हर जो डिप आ रहा है उसको खरीदने की तैयारी में है। तो हर डिप्स में खरीदारी हो रही है, बस 1700 का लेवल होल्ड करे निफ्टी। हाय सर, गुड मॉर्निंग। पीएसयू बैंक ने जिस तरह से शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश किए, उससे थोड़ी घबराहट आज देखने को मिल रही है। खासतौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा से इस तरह की उम्मीदें नहीं थी। अब आप पीएसयू बैंक को किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं? देखिए, ऐसे खराब न्यूज सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, वीकेंड पे जो रिजल्ट आए हैं वो देना, यूनियन, इलाहाबाद, सेंट्रल, आप देख लीजिए सारे बैंक्स की एक ही हाल है। काफी खराब नतीजे आए हैं और एसेट क्वालिटी पिक्चर बहुत ही खराब है। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऐसे एक क्षेत्र है, मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है अभी मार्केट के लिए कंसिडर करने के लिए। मुझे लगता नहीं, बहुत सारा पोजीशंस है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, ज्यादा निवेशक के पास, ये अंडरवेट सेक्टर होगा। लेकिन अभी पिछले क्वार्टर का बैंक ऑफ बड़ौदा का नंबर देख के जो लगा था कि उन्होंने सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो डिस्क्लोज कर चुके हैं और अभी आगे चलते हुए उतना खराब न्यूज बाहर नहीं आएगा। लेकिन इस क्वार्टर के नतीजे देखते हुए लग रहा है कि ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बॉटमिंग आउट प्रोसेस चल रहा है, ये और 2-3-4 क्वार्टर मार्केट को काफी खराब न्यूज देके जाएगा। जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने भी किया था इस क्वार्टर में, उन्होंने जो डिस्क्लोजर किया वो मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तो मैं फिर भी कहूंगा कि ये एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस है, ये 2 क्वार्टर चल सकता है, 4 क्वार्टर चल सकता है और इसके चलते हुए आपको वॉलेटिलिटी दिख जाएगी ये सारे बैंकिंग क्षेत्र में। तो आपको खरीदना है तो बैड न्यूज पे आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको पेशेंट होना पड़ेगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, क्योंकि ये नंबर्स देख के लग रहा है कि इन्होंने सारा कुछ डिस्क्लोज नहीं कर चुका है अभी तक। अगर आपको सेफ रहना है तो आप फिर से वो एक्सपेंसिव बैंक्स खरीदिए, जैसे कोटक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक और मे बी एक्सिस बैंक और यस बैंक, क्योंकि वहां पे ऐसे नंबर्स आने की रिस्क काफी कम है और आपको ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिवॉर्ड के लिए खेलना है तो बहुत खराब नतीजे के बाद आप आईसीआईसीआई बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार गिरावट बढ़ती दिख रही है और बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक 7% कमजोर हो चुका है, तो मार तेज पड़ती हुई दिख रही है बैंक ऑफ बड़ौदा पर। लेकिन एक स्पेस जो बैंकिंग से जुड़ी हुई उदयन सर, वो है एनबीएफसी की और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की, माइक्रो फाइनेंस कंपनी की, इनके दमदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। तो क्या ये एक ऐसा स्पेस है जहां पर बैंक से निकलकर पैसा शिफ्ट करना चाहिए या नया पैसा लगाना चाहिए? माइक्रो फाइनेंस अच्छा स्पेस है अनिल, उसमें खास करके मेरा काफी इंटरेस्ट है, क्योंकि उसमें 1-2 कंपनीज के जैसे नतीजे आ रहे हैं, उनको देख के लग रहा है कि अगले 3-4 साल भी वो एक बैंक से ज्यादा परसेंटेज ग्रोथ दिखा सकता है। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज पे खास करके नजर रखिए, इसमें काफी ऑलरेडी स्टॉक्स में एप्रिसिएशन हो चुका है। हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि वहां पे जो सबसे दिग्गज कंपनी है एचडीएफसी,
उनके नतीजे मुझे उतने पसंद नहीं आए इस क्वार्टर के। तो नॉन HDFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज गिने चुने देखिए जहां पे आपको कुछ ट्रैक्शन देख सकता है। अभी आप साउथ बेस्ड कुछ NBFCs हैं जो काफी कमर्शियल व्हीकल स्पेस से भी जुड़े हुए हैं, ऐसे स्टॉक्स को भी आप देखें, क्योंकि अगर आपको लगे कि इकोनॉमिक टर्न अराउंड काफी अच्छा हो रहा है और वो उसके चलते हुए आपको ये जैसे कमर्शियल व्हीकल ट्रक फाइनेंस कंपनी और इवन मॉनसून के बाद ट्रैक्टर फाइनेंस कंपनी, ये टू व्हीलर फाइनेंस कंपनी, ऐसे कंपनीज में आपको थोड़ा सा ग्रोथ दिखने को मिलेगा, तो आप वो कंपनीज को भी कंसिडर करें। इसमें एक दो कंपनीज मैं वार्निंग देता हूं कि काफी एक्सपेंसिव हो चुका है, तो आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। लेकिन आपने सही जिक्र किया कि NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस कंपनी ये नियर टर्म के लिए मेरे हिसाब से तो काफी सेफर बेट्स है पब्लिक सेक्टर बैंक से। तो जब अर्निंग सीजन की शुरुआत हुई थी तो काफी पेसिमिज्म था इन PSU बैंक्स, तो छोड़ दीजिए, तो अब तक नंबर्स जो आपने देखे, आपको लग रहा है कि ये नंबर्स बेटर आए हैं एक्सपेक्टेशन से? देखिए, अभी तक निफ्टी के आधे कंपनीज रिपोर्ट कर चुके हैं, मेरे ख्याल से कुछ 24-25 कंपनीज रिपोर्ट कर चुके हैं, और अब सबको मिला के देखें तो टॉप लाइन ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कुछ 6 से 8% के बीच में हुआ है। ये देख के बहुत ही ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, लेकिन एक उम्मीद हो रहा है कि हम लगातार हर क्वार्टर के बाद जो अर्निंग्स डाउनग्रेड देखते थे कि क्वार्टर खत्म हो गया, हमने बोला कि हमने सोचा था ये अर्निंग्स होगा साल का, उसको 2-3% कम कर देते हैं क्योंकि अर्निंग्स उतना अच्छा नहीं रहा है। अभी तक के अर्निंग्स देख के लग रहा है कि हो सकता है कि इस क्वार्टर के बाद अर्निंग्स डाउनग्रेड नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम अनुमान करके चले कि इस साल जैसे काफी लोग बोल रहे हैं 16-17% अर्निंग्स ग्रोथ होगा। उसके लिए हमें और काफी प्रूफ देखने पड़ेंगे, अभी तक उतना प्रूफ देखे नहीं है। और ये भी ध्यान में रखिए कि सेकेंड हाफ जो अर्निंग सीजन का होता है वो पहले हाफ से वीकर होता है, तो बाकी जब 25 अर्निंग्स आएंगे निफ्टी के और ब्रॉडर मार्केट के, क्या ये जो 6 to 8% ग्रोथ हम अभी बोल रहे हैं वो कम होकर 3-4% भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मार्केट को ये पता लगे कि डाउनग्रेड्स खत्म हो रहा है अभी आहिस्ता आहिस्ता, तो वो काफी इनकरेज्ड हो जाएंगे, उत्साहित हो जाएंगे आगे की रोड तक। और ये क्वार्टर आप सिर्फ एग्रीगेट अर्निंग्स को मत देखिए, मेरे ख्याल से अभी आपको अर्निंग्स को अलग तरीके से देखना चाहिए। जैसे काफी सेक्टर्स जैसे सीमेंट, ऑटोज, टेलीकॉम, गिने चुने प्राइवेट बैंक्स, इनके नतीजे काफी अच्छे आए हैं। लेकिन कुछ सेक्टर्स है अभी भी, जैसे ज्यादातर करके FMCG कंपनीज के, लीवर का नंबर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, HUL का, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में उतना खास कुछ अर्निंग्स नहीं है, IT इन्फोसिस को छोड़ के उतना खास अर्निंग्स नहीं आए हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट्स भी आया है। और कुछ सेक्टर्स अच्छे किए हुए हैं, और इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें जैसे जी, अरविंद, एशियन पेंट्स, ग्लेनमार्क, ऐसे इंडिविजुअल कंपनीज से काफी अच्छे नतीजे आए हुए हैं। तो आप टॉप 6-8% को भूल जाके इंडिविजुअल स्टॉक्स और सेक्टर्स को देखें जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है, और वही उसी तरह से अप्रोच करें तो अर्निंग्स को तो मेरे ख्याल से और रिवॉर्डिंग होगा। उदयन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज बाजार पर और तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाजार इस बीच 50 अंक नीचे है, सेंसेक्स पर और निफ्टी पर नुकसान 10 अंकों का 7800 के आसपास होल्ड करने की कोशिश निफ्टी की होती दिख रही है। लेकिन असली दबाव जो है बाजार पर वो है पूरी तरह से बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी 130 अंकों के नुकसान के साथ अभी भी कारोबार करता हुआ दिख रहा है, तो यहां से कोई फिलहाल रिकवरी के संकेत नहीं आते हुए दिख रहे हैं, और यही एक बड़ी दिक्कत की बात है। बिल्कुल। और अब हमारे साथ बाजार की दिशा पर बात करने के लिए एम्बिट कैपिटल के एंड्रू जुड़ चुके हैं। हाय सर, गुड मॉर्निंग। हाउ यू सीइंग द रिजल्ट्स दैट PSU banks have posted over the weekend? Are you disappointed, and how to approach this space now? I'm not disappointed. I had no expectations apart from what you've seen. I mean, if you go back to Axis Bank and even ICICI, I mean, they've been telling you there's still problems out there. So it wasn't too difficult to work out the PSU banks would be under further pressure. And you know, the problem for the PSU banking sector now is that, you know, they're like a deer stuck in the headlights. I mean, you know, they're not going to be lending. They're going to be fearful of what to do, who to lend to. So that, you know, the private banks are just, you know, making hay while the sun shines and taking market share.
non-bank financial companies doing the same. So, you know, whatever's left of these PSU banks is probably not worth having in the future either. So, you know, it's a sector we just will continue to avoid until two things happen. One, you know, they get more capital, and two, they get management which can really kind of take them forward, because, you know, it can't be that they get more capital and make the same mistakes going forward. It can't just be that the economy is growing, so you know, so things look better for them in the future. It's got to be more disciplined than that. So, you know, it's our usual stance on PSU banks. You know, we don't want to own them. If the bank sector as a whole is going up, we might rent them for a very short period, and that's about the best I can say about PSU banks. तो एंड्रू हॉलैंड ये कह रहे हैं कि फिलहाल सरकारी बैंकों को अवॉइड करें, पैसा न लगाएं। दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, एक तो ये कि इनका मैनेजमेंट बदले, और दूसरा इनमें सरकार की तरफ से और पूंजी डाली जाए। एंड्रू सर, गुड मॉर्निंग। इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट, डू यू थिंक निफ्टी वुड नॉट बी एबल टू cross 8,000 level? Global environment is not supporting and we are not seeing very strong results. So what's your sense about the direction of the market? लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। हम फिर से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बाजार पर रखी नजर, कमजोरी हो रही, लेकिन 7,800 के आसपास होल्ड करने की कोशिश जरूर निफ्टी करता हुआ दिख रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि 7,800 के नीचे निफ्टी जाने को तैयार नहीं है। इसलिए हम आज सुबह कह रहे थे कि 7,800 को एक डिसाइडिंग पॉइंट के तौर पर देखिए, वहीं पर थोड़ी सी रस्साकशी होती दिख रही है। बिल्कुल अनिल, लेकिन मूड जो हम बार बार बता रहे हैं वो बिगाड़ा दरअसल पीएसयू बैंक्स नहीं है। आप देखिए 10 एफएनओ में गिरने वाले स्टॉक, उसमें से 9 पीएसयू बैंक, सिंडिकेट बैंक, एसबीआई, पीएनबी, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तो मतलब 6.5-7% की कमजोरी दिखा रहा है। और जिनके अब नंबर सब आने वाले हैं वहां पर लोग थोड़ा कॉशियस होते हुए, एसबीआई डेज लो पर, पीएनबी देखिए डेज लो पर कारोबार करता हुआ। तो बैंक्स ने ही आज साफ तौर पर मूड बिगाड़ा है और बाजार को संभालने का काम इस समय कर रहा है आईटी और फार्मा पैक। अगर आप कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे तो ये आपको तस्वीर जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल क्लियर दिखेगी। टेक महिंद्रा देखिए करीब 3.25% की तेजी के साथ इस समय कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। और डॉक्टर रेड्डीज भी देखिए, डॉक्टर रेड्डीज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, फिर ये शेयर हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और गिरने वालों में आप देखेंगे बैंक्स ही, आईसीआईसीआई बैंक भी पीएसयू बैंकों को थोड़ा सहारा देने का काम कर रहा है। और आप देखिए सिंपैथी में ये शेयर भी नीचे, एचडीएफसी जैसे हैवी वेट भी नीचे ही, और एसबीआई 3 अंक की कंट्रीब्यूशन यहां से देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देखिए इंडिया बुल्स ट्विंस अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 2.5% मजबूत है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी 2% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इवन आज आप देखिए एचडीआईएल में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनियां मैं देख रहा हूं उस दिन से अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं, जिस दिन से बात चल रही है कि 5 की एफएसआई हो जाएगी मुंबई में, और जो बीएमसी है उसने अपना प्रस्ताव दिया है, उस दिन से बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है इस पूरे पैक में। अच्छा, 2 स्टॉक और मैंने चुने हैं हेमंत, जहां एक्शन दिख रहा है। पहला तो जी लर्न, जहां पर 6% का इजाफा दिख रहा है अच्छे नतीजों के दम पर। अब जी लर्न का साइड इफेक्ट देखिए आप ट्री हाउस एजुकेशन पर, क्योंकि दोनों का मर्जर अनाउंस हो चुका है, मर्जर की अप्रूवल्स आना बाकी है। तो जी लर्न बढ़ेगा तो ट्री हाउस भी बढ़ेगा, वो प्रोपोर्शन आपको वहां पर नजर आ रहा है। ये देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर 5% की उछाल अब ट्री हाउस एजुकेशन में हो चुकी है। इसके पीछे जी लर्न के अच्छे नतीजे और उस स्टॉक की उछाल आप मानकर चल सकते। तो ये एक साइड इफेक्ट उसका आता हुआ। एक स्टॉक और क्रॉम्पटन कंज्यूमर, आप देखिए जब शुक्रवार को इसकी लिस्टिंग हुई थी तब भी ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, और आज फिर देखिए 5% के अपर सर्किट पर ये शेयर इस समय टिका हुआ है। ट्रेड टू ट्रेड में है तो सर्किट यहां पर लगेंगे, और अच्छी लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग के बाद भी यहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। एंड्रू हमारे साथ अब वापस जुड़ चुके हैं। एंड्रू, आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट द ब्रेक्सिट थिंग। हाउ डू यू सी दिस इवेंट? 23rd June, Britain is going to vote whether they want to remain in EU or not. Do you think this is a big hangover for all markets, and especially emerging markets and European markets? How do you see this event going forward?
Yeah, no, it will have a volatile. I think what will happen towards the end of May is that everyone will start focusing on this, the referendum, and there's two parts to it. One is, I was in the UK in April, and a lot of people who are in the non-financial industry, say that they would probably vote to exit, Europe. So. It might not be that, that everyone's so worried about Britain moving out of Europe, but obviously, you would have, I think, the Spanish elections on the 24th. So it really would be this whole European Union, and will it keep together if there was an exit by Britain? And I think that's the concern that markets will have to run through in that run-up. And, if you remember, when Scotland were trying to move out of Britain as well, then that was, a fear, which, played on markets' minds. So I think it'll have a more negative impact in the very short term to global markets. And you've heard, from the IMF to everybody saying that it would be, even the Bank of England saying it would be disastrous if Britain leaves Europe. So that's where we stand at the moment. I think whilst it's impossible to say what will happen at this stage, I think the vote could get a little bit closer, particularly if there's any kind of more activity on the terrorism around Europe. I think that could sway voters initially in the UK as well. So those are the kind of things to watch for. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट फॉर CNBC आवाज दिस मॉर्निंग। और इस बीच आप देखिए बाजार हरे निशान में लौटता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स निफ्टी मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में आ चुके हैं। लेकिन बता दें आपको कि बैंक्रप्सी कानून से बैंकों को कितना फायदा होगा और मौजूदा वक्त में इसकी क्या अहमियत है, इस पर CNBC आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांता दास ने। दास साहब ने न सिर्फ बिल को सबसे बेहतर बिल बताया, बल्कि ये भी साफ साफ कहा कि बैंक्रप्सी कानून की अहमियत GST के बराबर है। ये जो नया कानून अभी बना है बैंक्रप्सी लॉ, इसमें इट्स ए हिस्टोरिक लेजिस्लेशन। हिंदुस्तान में इकोनॉमिक लेजिस्लेशन के हिस्ट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर ये बहुत एक अहम लेजिस्लेशन है। इसका इंपॉर्टेंस GST के ऑलमोस्ट बराबर है या नेक्स्ट टू GST इसका इंपॉर्टेंस है हमारे इकोनॉमी के ऊपर। इसमें जो इसको लागू करने के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अरेंजमेंट्स करना पड़ेगा और कुछ वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, ये सब मतलब उसका जो अरेंजमेंट्स क्रिएट करना पड़ेगा। इसके ऊपर अभी काम बिल्कुल बहुत स्पीडीली काम चल रहा है। जल्द से जल्द इसको कैसे लागू किया जाएगा इसके तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें पहले हम रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब रूल्स जो है वो इशू करेंगे, फिर बाकी जो फैसिलिटीज है इसको हम जल्द से जल्द इसको मतलब लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है, मॉडिफाइड एग्रीमेंट, पी नोट का जो स्थिति है उसमें कोई तरह की बदलाव नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभी से 2017 तक जो कैपिटल गेन होगा शेयर, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं रहेगा। पी नोट के केस में क्या होता है, मान लीजिए मॉरिशस से एक FII जो कि मॉरिशस बेस्ड FII है, वो हिंदुस्तान में शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है और मॉरिशस बेस्ड FII का अरेंजमेंट है पी नोट होल्डर्स के साथ। पी नोट क्या है, मॉरिशस का एक FII है, इन्वेस्टर्स किसी भी कंट्री में हो सकते हैं, वो मॉरिशस FII और वो जो इन्वेस्टर बाकी कंट्री में हैं उनके बीच में ये एक एग्रीमेंट है। वो पी नोट होल्डर अदर कंट्रीज में हैं, वो अपना पैसा मॉरिशस FII में लगाते हैं और वो मॉरिशस FII इंडिया में शेयर खरीद रहा है। 2017 के बाद जो मॉरिशस के FII इंडिया में शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर टैक्स लागू होगा। जब FII के ऊपर टैक्स लागू होगा तो वो टैक्स लाइबिलिटी तो अल्टीमेटली वो जो पी नोट होल्डर है उनके ऊपर ही जाएगा या वो FII खुद बेयर करे, वो अरेंजमेंट उनके बीच में है। तो इन तमाम मामलों पर सफाई देते हुए आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांता दास साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाजार पर ही बातचीत करते हैं। हमारे साथ बाजार की एक और जानी मानी दिग्गज केनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस की डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट्स रितु गंगराड़े अरोड़ा हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। रितु जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर।
ऐसा लग रहा है 2 हफ्तों से मार्केट बड़ा बोरिंग हो गया, न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है। 200 पॉइंट की रेंज में निफ्टी लगातार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डायरेक्शन क्या दिख रहा है आपको? क्या तेजी का व्यू रखें या फिर बजट के बाद इतनी तेजी बन गई अब करेक्शन आना लाजमी है? धन्यवाद अनिल जी, आपने शो पर बुलाया। मैं तो बिल्कुल तेजी का ही रुख रख रही हूँ। यहाँ से मुझे मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, अगले 2 से 5 साल बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। मार्केट के लिए अच्छा पैसा बनना चाहिए। काफी जगह पर मुझे लगता है बॉटम हिट कर चुके हैं और यहाँ से हम शायद रिकवरी की शुरुआत देखें। अभी कुछ समय लगेगा, अगले 2 क्वार्टर्स तक मुझे लगता है हमें स्थिति देखती रहनी होगी। मॉनसून की क्या रुख रहता है, FII फ्लोज का क्या रुख रहता है। करेंसी में भी हम जो उथल पुथल देख रहे हैं, पर भारतीय करेंसी बहुत अच्छी सशक्त रह रही है। तो ये सब के मद्देनजर मुझे लगता है इस साल के अंत तक एक बहुत अच्छी रैली की शुरुआत होनी चाहिए जो अगले कुछ साल तक चलती रहेगी। राइट, चलिए तो एक अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगी। तो जी ये बताइए, अब 7 जून को RBI की बैठक होने वाली है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? रेट कट की उम्मीदें रखनी चाहिए और कितनी? मुझे लगता है RBI ने अपना कार्य किया है। उन्हें अभी तक हमें काफी रेट कट दिए हैं। अब जो सबकी नजर है वो ट्रांसमिशन पर है और उसके अलावा अभी जो US फेड रेट्स पे क्या रवैया अपनाता है उससे भी RBI पर असर पड़ेगा, उनके निर्णय पर। तो मुझे लगता है कि इस बार शायद RBI रेट कट न दे और स्थिति को और अच्छे से देखना चाहे कि मानसून के बाद इन्फ्लेशन पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है, क्या IIP के नंबर आते हैं और US फेड क्या करता है। तो मुझे लगता है कि अभी RBI एक साइकिल को मिस करना चाहेगा। तो फिलहाल RBI ब्याज दरें बढ़ाने की शायद जल्दी में न हो, लेकिन फिर तो ये बैंकिंग शेयरों के लिए एक और खराब खबर है, खासतौर से सरकारी बैंक जो ऑलरेडी जूझ रहे हैं NPA की समस्याओं से। और आपने देखा होगा वीकेंड पर जो 6 सरकारी बैंकों के नतीजे आए, क्या लग रहा है आपको नतीजों को देखकर? क्या दिक्कतें अभी भी रहने वाली? क्योंकि ज्यादातर लोग ये मान रहे थे कि ये तिमाही आखिरी होगी खराब नतीजों की, लेकिन ऐसे संकेत दिख रहे हैं क्या आपको? काफी गंभीर स्थिति है। ज्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एसेट क्वालिटी वर्सन हुई है। ग्रॉस NPAs बढ़े हैं, नेट NPAs भी बढ़े हैं। जो RBI की AQR लिस्ट है उसका भी प्रभाव नतीजों पर दिख रहा है। उसके अलावा कुछ कंपनीज पर पेंशन वगैरह के जो खासे खर्चे हैं उसका प्रभाव दिख रहा है। तो मुझे लगता है PSU बैंक्स के लिए अभी चिंता की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता अब जो इस तरह के NPAs के बाद इनके सामने है वो है कैपिटलाइजेशन की। और जिस तरह का एलोकेशन अभी तक गवर्नमेंट कर पाई है वो सफिशिएंट नहीं होगा। तो बिना कैपिटलाइजेशन के ग्रोथ संभव नहीं है। बैलेंस शीट बहुत इम्पैक्टेड हैं। तो PSU बैंक्स में खासकर मुझे लगता है अगले 2 क्वार्टर भी चिंता के बने रहेंगे और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा उम्मीद है कि बाकी चीजें जैसे ठीक होती जाएंगी तो उनकी चिंताओं में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बैंक्रप्सी बिल एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है PSU बैंक्स के लिए, पर उसका फायदा हमें देखने में अभी कुछ समय लगेगा। इसलिए अभी PSU बैंक से मैं कुछ क्वार्टर्स और दूर रहना चाहूंगी। PSU बैंक से कुछ क्वार्टर्स दूर रहना चाहेंगे आप। लेकिन ये बताइए, IT और फार्मा सेक्टर पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? ज्यादातर कंपनियों के नतीजे आए हैं IT के, अब कैसे लगे आपको और आपको लगता है कि ये सेक्टर प्रॉमिसिंग है लॉन्ग टर्म के लिए? अभी फिलहाल के लिए तो ये सेक्टर्स अच्छे रहे हैं। फार्मा सेक्टर परफॉर्म भी कर रहा है। काफी मिले जुले नतीजे हैं इनके। जब तक ये क्लियर डायरेक्शन ब्रेकआउट नहीं होता है तब ये डिफेंसिव सेक्टर्स में डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न बना रहेगा। तो अगले कुछ क्वार्टर्स जैसे मैं कह रही हूँ, अभी कंसोलिडेशन है, रैली ब्रेकआउट नहीं हुई है। इन सेक्टर्स में अर्निंग्स विजिबिलिटी अभी भी कंपेयर टू दूसरे सेक्टर्स बेहतर है। फंडामेंटल्स ठीक है, तो मैं इनमें निवेश बनाए रखना चाहूंगी, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस। अगले 2 क्वार्टर्स में हम बहुत उथल पुथल देखेंगे, खासकर करेंसी के मद्देनजर देखेंगे। ब्रिटेन क्या डिसीजन लेता है उसके मद्देनजर देखेंगे। यूरोप में किस तरह का रिवाइवल फिर से वो कोशिश कर रहे हैं अलग अलग ढंग से ग्रोथ को रिवाइव करने की। और US काफी हद तक स्थिर हो रहा है और वहां पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। तो इस दौरान मुझे लगता है जब मार्केट उथल पुथल में होगा तो अर्निंग विजिबिलिटी ही होगी जो सर्वाइव करेगी। इसलिए शॉर्ट टर्म में ये सेक्टर्स दोनों अच्छे लगते हैं। एक सेक्टर जिस पर आप हमेशा पॉजिटिव रही है FMCG, और इस बार मैं देख भी रहा था ज्यादातर कंपनियों के रिजल्ट्स में वॉल्यूम ग्रोथ बड़ी जबरदस्त आती हुई दिख रही है। इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या ये कंपनियां ट्रैक पर हैं और अब भी निवेश का मौका है इनमें?
ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज रही है। इस बार रिजल्ट्स रहे हैं, ज्यादातर एफएमसीजी कंपनी के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं, वॉल्यूम ग्रोथ है, जो कि हमें दिखाता है कि इकोनॉमी में भी फंडामेंटल लेवल पर इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं। ये एक और ग्रीन शूट है, हम काफी सारे ग्रीन शूट्स काउंट करते रहे हैं, वो चाहे करंट अकाउंट हो चाहे करेंसी हो। तो मुझे लगता है जो एक रिवाइवल एफएमसीजी में दिख रहा है ये बहुत पॉजिटिव है। मुझे अभी भी इनमें निवेश के मौके हैं, बट काफी सिलेक्टिव है और अर्निंग्स और रिजल्ट्स को ध्यान में रख के ही करना चाहिए। बट वो कुछ समय के लिए होंगे। अगर रैली ब्रेकआउट होती है साल के अंत तक तो फिर एफएमसीजी सेक्टर बहुत बड़ा आउट परफॉर्मिंग सेक्टर नहीं होगा, बट अगले कुछ महीने की जो वॉल्टिलिटी और रेंज बाउंड और कंसोलिडेशन फेज में मार्केट रहेगा उसमें दोबारा ये सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा। बेहतरीन वॉल्यूम ग्रोथ था, कई कंपनियों ने इस बार दिखाया, डाबर, मारिको, इवन नेस्ले ने अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है। तो जी एक और सेक्टर जहां पर वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला इस बार वो है सीमेंट पैक, एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक, इवन एशियन पेंट्स के वॉल्यूम ग्रोथ नंबर्स काफी अच्छे थे। ये बताइए इस स्पेस पर आपका क्या व्यू है? इस स्पेस पर मैं कुछ समय से ओवरवेट ही रही हूँ। स्टॉक्स काफी चल भी गए हैं, जो कि बहुत अच्छा है। जहां भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं इन सेक्टर्स में ऐड करना चाहूंगी वेट, क्योंकि जब हम रिकवरी की बात करते हैं तो रिकवरी यही सेक्टर्स लीड करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, कैप गुड्स, सीमेंट, तो ये अच्छे सेक्टर्स हैं। सीमेंट एक तरह से रूरल डिमांड को भी दर्शाएगा, जैसे कि हम रिवाइवल देखेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग सभी के लिए एक कॉजी प्ले हो जाता है सीमेंट। काफी चले हैं स्टॉक्स, पर जहां भी मौका मिलता है मैं इसमें वेट्स ऐड करना चाहूंगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया रितु जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और तमाम सेक्टर्स पर और बाजार पर अपनी राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बाजार पर रखी नजर, लाल निशान से हरे निशान में आने की कोशिश होती दिख रही है, थोड़े थोड़े लौटते भी दिख रहे हैं, लेकिन एक स्टॉक जो पिछले 3 दिनों से बड़ा रनअप दिखा रहा है वो है मंगलम टिम्बर, जहां पर हमने एक्सक्लूसिव खबर जो दी थी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी सरकार फ्लाई पर लगा सकती है। पेमेंट आपने इसे टीम में शामिल किया था। 7 दिन का चार्ट देखिए इसका, एक दिन का आज 10% है, 7 दिन में देखिए क्या बढ़त हुई है। 18 रुपए से 17.5 रुपए से स्टॉक देखिए 27 रुपए, जबरदस्त तेजी, 28% का उछाल आ चुका है। काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है इसमें। ओके, तो ये स्टॉक एक्शन में लगातार 30 दिन। चलिए, एक्शन बाजार में थोड़ी सुस्ती का है, लेकिन ये कहना होगा कि एसजीएक्स निफ्टी के मुकाबले में हमने काफी बेहतर प्रदर्शन किया। अब ये तेजी थोड़ी आगे बढ़ पाती है नहीं, ये देखेंगे। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। और प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो लेकर आ रही हैं कमोडिटी बाजार की ओपनिंग और सौदा आपका भी है। प्रियंका, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या खास है आपके शो में? गुड मॉर्निंग हेमंत। कच्चे तेल पर हम रखेंगे नजर, क्योंकि इसके दाम में हम देख रहे हैं एक रिकॉर्ड स्तर की ऊंचाई को छू रहा है, साथ ही सोना भी चमक रहा है। तो इन सब ट्रिगर्स को कैसे देखते हैं भारतीय कमोडिटी बाजार, उस पर रहेगी नजर आगे।